अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर फॉर द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हमें अगर कहा जाए कि एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना है, वेव नंबर फाइंड करना है या फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है तो उसका रिलेशन क्या है, उसको हम कैसे फाइंड करेंगे। चलें वो हम स्टार्ट करते हैं। ज़रा आप लोग गौर कीजिएगा, ये हमारे पास न्यूक्लियस है। ये आ गया न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, सिमिलरली थर्ड फोर्थ ये बना लें। अगर हम ये कह दें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको मैं n1 का नाम दे दूं और इसको n2 का नाम दे दूं, ये n1 है और ये क्या है n2। इसको मैं गहरा कर देता हूं ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। हम कहते हैं कि मियां यहां पे जो इलेक्ट्रॉन था उसको एनर्जी मिली तो वो जंप करके चला गया n1 से n2 में। अब जाहिर सी बात है, अगर उसको n2 से n1 में वापस आना है, मतलब दूसरे से पहले में वापस आना है, तो वो जो एनर्जी उसको मिली थी वो खारिज कर देगा, वो लूज कर देगा। क्योंकि बोहर के मॉडल के मुताबिक हमने यही पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाता है तो एनर्जी जज़ब होती है, और जब हायर से लोअर की तरफ आता है तो एनर्जी रिलीज करता है। तो यहाँ पे यही बात करते हैं कि फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है 1 से 2 में, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया 2 से 1 में। तो हम कहेंगे यहां पर जो एनर्जी एसोसिएट है इलेक्ट्रॉन के साथ उसे हम E1 कह देते हैं, और जो सेकंड ऑर्बिट में है उसे हम क्या कह देते हैं, E2 कह देते हैं। अब हमें बड़े अच्छे से पता है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट वाला रिलेशन याद होगा आप लोगों को। वो क्या था, जरा अगर आप लोगों को याद हो तो चलो मेरे साथ साथ रिवाइज करें। -z² E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर, और n का भी क्या है, स्क्वायर है। अगर हम n की बजाय अब कहें पहला ऑर्बिट n1 था, दूसरा क्या था n2 था, तो फिर E1 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट क्या आएगा, -z² E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h का स्क्वायर, और n के स्क्वायर की बजाय आप कह दें n1 का स्क्वायर, कि मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में है। E2 का मतलब क्या है, E2 का मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑर्बिट वाले में -z² E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h का स्क्वायर, और n2 का भी क्या हो गया, स्क्वायर। ये आ गई एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकंड ऑर्बिट, ये पहले के साथ ये दूसरे के साथ। इट मींस दैट E1 हमारे पास किसके बराबर आ गया, E1 हमारे पास आ गया -z² E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h का स्क्वायर, n1 का स्क्वायर। सिमिलरली E2 किसके इक्वल आ गया, -z का स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h का स्क्वायर, और n1 की बजाय हमने किसका स्क्वायर कर दिया, n2 का। ये फर्स्ट वाले में आ गया, ये सेकंड वाले में, ये मतलब n2 में आ गया, और ये मतलब किस में आ गई, n1 में आ गई। अब हमें पता है कि मियां डेल्टा E किसके बराबर है, डेल्टा E बराबर है E2 E1। हमें पता है E2 में से आप E1 को क्या कर दें, माइनस कर दें। अब डेल्टा E2 की वैल्यू हमारे पास ये है, जो कि है -z² E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h स्क्वायर, n2 का स्क्वायर, और माइनस माइनस की बजाय क्या हो गया, प्लस, क्योंकि माइनस ये वाला तो प्लस हो गया। तो ये बना z स्क्वायर E4m
ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर और n1 का स्क्वायर। अब अगर हम देखें दोनों में से जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h का स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो कॉमन को निकाल लेते हैं। तो डेल्टा E किसके बराबर आ गया आपके पास आ गया जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h का स्क्वायर। यहां पर एक चीज बता दूं, बाद में मत कहिएगा मियां समझाया नहीं डिटेल में। यहां पर ये कॉमन आ गया, अब यहां माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है, हम चाहते हैं बाहर वाला जो साइन है वो प्लस का हो जाए। हम क्या करेंगे, n2 को बाद में लिख देंगे और n1 को पहले लिख देंगे। आप 1 ओवर n1 को पहले ले जाएं और 1 ओवर n2 को बाद में ले जाएं, आपका टाइम भी बचा दिया, आपका स्टेप भी बता दिया। तो यहां पर देख ले क्या बनेगा आपके पास, ये आपके पास बन जाएगा 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। अब ये वाला जो फैक्टर है, ये वाला, इसकी वैल्यू तो मैं आपको बता चुका डेरिवेशन ऑफ एनर्जी में, जो कि किसके बराबर थी, डेल्टा ई बराबर था 2.18 10⁻⁻18 जाउल इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर और साथ आ गया यूनिट जाउल। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन ए का। एंड दिस रिलेशन इज यूज्ड टू फाइंड एनर्जी डिफरेंस। इस रिलेशन की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी डिफरेंस। इसकी वैल्यू लिख दी और ये मैंने बता दिया, इसको इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब बेशक नीचे वाली को भी ए का नाम दे, कोई मसला नहीं है। तो ये रिलेशन कहां पर यूज होता है, टू कैलकुलेट द एनर्जी डिफरेंस। यहां से हम एनर्जी डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो अब जरा गौर कीजिएगा, दूसरे वाला हमारे पास कौन सा बनता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है डेरिवेशन ऑफ एनर्जी के बाद डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको क्या निकालनी है मियां, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कोई मसला नहीं है, यहां पर मैं लिख रहा हूं यूजिंग इक्वेशन ए, जो कि किसके बराबर है, डेल्टा ई बराबर हमारे पास क्या है, जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का स्क्वायर इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। इसको क्योंकि हमने नाम ही इक्वेशन ए का दिया था, अब मैं आपको बताता हूं कि हमें पता है, वी नो डैट, ये बात हमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पता चली थी कि डेल ई किसके बराबर है, h न्यू। h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी। तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन ए में डेल्टा ई की बजाय क्या पुट कर देते हैं, एच न्यू, उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, इन इक्वेशन ए में पुट करने से एच न्यू किसके बराबर आ गया, जी स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का भी क्या बन गया, स्क्वायर। अब हमें तो न्यू चाहिए, क्योंकि न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जाहिर सी बात है h यहां से बटे में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो न्यू किसके बराबर आ गया, न्यू बराबर आ गया z का स्क्वायर E4m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h स्क्वायर की बजाय h का क्यूब बन गया। ये वाला जो h था, जब ये यहां आएगा तो स्क्वायर तो पहले है, अब आपके पास क्या बन गया, h क्यूब। और यहां पर आपके पास क्या बनेगा, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन बी का। दिस रिलेशन इज यूज्ड टू फाइंड फ्रीक्वेंसी। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। और आखिरी चीज हमारे पास बच गई वेव नंबर। तो अब हम क्या फाइंड कर लेते हैं मियां, वेव नंबर। चले यहां लिख देते हैं वेव नंबर, बड़ा आसान है। हमें पता है कि जो न्यू है उसकी वैल्यू क्या थी, c ओवर लैम्डा। मैंने बताया भी था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में डिटेल में पढ़ा था।
कि न्यू किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, सी ओवर लेमडा। और आप लोगों को सिखाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सी इंटू 1 ओवर लेमडा। और हमें पता है 1 ओवर लेमडा न्यू डैश के बराबर होता है, जो कि क्या होता है, वेव नंबर। तो इस इक्वेशन में मैं 1 ओवर लेमडा की बजाय क्या लिख दूंगा, न्यू डैश। तो न्यू किसके बराबर आ गया, सी न्यू डैश। मतलब इस वाले न्यू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, सी न्यू डैश। उस रिलेशन को जरा दोबारा देखिएगा, यहां पे आके आप बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि न्यू किसके इक्वल था, सी ओवर लेमडा। तो हमने कहा हम लिखते हैं सी इंटू 1 ओवर लेमडा, मतलब सी मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर लेमडा अगेन सी ओवर लेमडा। बट मैं वहां से कुछ बताना चाह रहा था, 1 ओवर लेमडा क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, जो कि वेव नंबर होता है। तो वेव नंबर की वैल्यू क्या बन गई, सी न्यू डैश, मतलब सी न्यू डैश आ गया, जो कि वैल्यू बन गई किसकी, फ्रीक्वेंसी की। मतलब हम इस रिलेशन में पुट करते हैं। तो मैं यहां पे लिखूंगा यूजिंग इक्वेशन बी, हाँ इक्वेशन बी यूज करते हैं। तो मैं न्यू की बजाय क्या लिख दूंगा, सी न्यू डैश। इसकी बजाय क्या लिख दिया, सी न्यू डैश, जो कि किसके बराबर आ गया, जो कि बराबर आ गया जी स्केयर ई फोर एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्केयर एच क्यूब इंटू 1 ओवर एन 1 स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 का स्केयर। जगह कम है, मुझे एक स्टेप भी बचाना है। मैं क्या करता हूं, आप बच्चों को समझाने के लिए जरा दोबारा देखिएगा, मैं इसको दोबारा रेज कर दूंगा। यहां पे हमने लिखा था सी न्यू डैश, ऐसा ही है। अगर मैं यहां से इस सी को उठाऊं तो ये सी तो यहां से खत्म हो गया और वो यहां पे आ गया। अब इस सारे फैक्टर की वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं राइडबर्ग कांस्टेंट। इस पूरे फैक्टर का क्या नाम है, राइडबर्ग कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, न्यू डैश की 1.09678 10⁻⁷ यूनिट है पर मीटर इंटू 1 ओवर एन 1 का स्केयर माइनस 1 ओवर एन 2 का स्केयर। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया होगा। यह था हमारे पास, दिस रिलेशन इज यूज टू फाइंड वेव नंबर, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन सी का। ये आपकी इक्वेशन सी बन गई। अब एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जगह कम बची है, ज़रा दोबारा एक मरतबा रिवाइज भी करवाना है, क्योंकि टॉपिक भी मुश्किल है। हालांकि टॉपिक मुश्किल नहीं है, समझेंगे तो आसान लगेगा। तो आपके पास ये वाला बन गया, न्यू डैश वेव नंबर का ये फार्मूला बन गया। अब हमारे पास लाइमन सीरीज था, याद होगा, मतलब हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की, जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में थी, विजिबल रीजन में थी, और बाकी जो 3 थी उनकी वेवलेंथ जो थी वो इंफ्रारेड रीजन में लाई कर रही थी, आप लोगों को याद होगा। तो इसको देखते हुए हम अब लाइमन सीरीज में जाकर वेव नंबर फाइंड करके देखते हैं हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल लाइंस के लिए, बाल्मर में जाकर फाइंड करके देखते हैं फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, हत्ता के इन्फिनिट के लिए। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास क्या है, लाइमन सीरीज है। लाइमन सीरीज में आप लोगों को याद होगा कि हमने कहा था n1 तो 1 है, लेकिन n2 हमारे पास क्या था, 2 था, क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट लाइन बन रही है, 1 से 2 और 2 से 1, बस यही बन गया। तो आप यहां पर फिर n1 की बजाय 1 का स्केयर और 2 की बजाय 2 का स्केयर कर दें, तो आपके पास न्यू डैश किसके बराबर आएगा, ये आपके पास आएगा 1.09678 10⁻⁷ 1 ओवर n1 का स्केयर माइनस 1 ओवर n2 का स्केयर। स्टेप बचाते हैं, n1 के स्केयर की बजाय मैं कर देता हूं 1 का स्केयर, और n2 की बजाय मैं कर देता हूं 2 का स्केयर। देखिएगा, इस बात को समझिएगा, आपने n1 की बजाय 1 का स्केयर कर दिया क्योंकि फर्स्ट से सेकंड में था। अगर तो सेकंड से थर्ड में जाएगा फिर तो आपके पास n1 2 बन जाएगा और n2 3 बन जाएगा, मतलब बाल्मर सीरीज आ जाएगा, फिर पास्चन सीरीज आ जाएगा। बाल्मर सीरीज के बाद पास्चन है, मतलब 3 से 4 में, फिर 4 से 5 में, फिर 5 से 6 में, मतलब ऐसे आपके पास था। तो अब आपके पास न्यू डैश किसके बराबर आएगा, वो आपके पास आएगा 1.09678
10⁻⁷ आपके पास एलसीएम बन गया 4। अगर हम देखें 4 वन दा 4 तो 4 ऊपर आएगा -1, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 3। अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है और इसको 4 पे आपने डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा वेव नंबर फॉर द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसी लिहाज से आप बाल्मर सीरीज का, पेस्टन का, पास्टन का, हत्ता के इन्फिनिट का निकाल सकते हैं। इन्फिनिट के लिए आप क्या लेंगे, n2 की बजाय आप इन्फिनिट ले लेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक पुत्र आप लोगों को। अब जरा एक मरतबा देख लें इस रिलेशन को। हमने फाइंड करना था एनर्जी डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर। एनर्जी डिफरेंस हमने कहा कि हमारे पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी जो एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन के साथ वो E1 होगी, सेकंड में E2 होगी। तो हमने कहा जी हमारे पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ये था -g² E4m/8ε0 का स्क्वायर, h का स्क्वायर और n का स्क्वायर। मैं कुछ भी डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि मैं बड़े तरीकेकार से आप लोगों को डेरिवेशन ऑफ रेडियस और एनर्जी वाला पढ़ा चुका। अब हमने कहा E1 और E2, वो आपने कहा n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। अब आपने चेंज निकाल लिया, चेंज निकाला तो यहां से आपने देखा फैक्टर कॉमन भी था, बाहर माइनस का साइन भी था, उसे भी पॉजिटिव करना था, तो हम 1 को पहले ले गए और माइनस करके 2 को बाद में लिए। अब हमने कहा इसकी वैल्यू फिक्स है जो कि क्या थी 2.18 10⁻⁻18 जूल इंटू 1/n1 का स्क्वायर और -1/n2 का स्क्वायर। अब हमने कहा इस रिलेशन को यूज करते हुए हम क्या फाइंड कर लेते हैं, हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड कर लेते हैं जी, हमने कहा डेल्टा E प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के मुताबिक डेल्टा E जो था मतलब एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट थी। तो याद होगा हमने यहाँ पर कांस्टेंट खत्म करके h लिया था, h इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, आप लोगों को याद होगा। तो डेल्टा E इज इक्वल टू h न्यू आ गया, तो मैंने कहा डेल्टा E की बजाय h न्यू पुट करें और यहाँ से h को यहाँ ले आए तो h की 3 बन गया और हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने कहा मियाँ वेव नंबर रह गया जो कि पेपर में आता है, उसको समझना थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हमने कहा न्यू की वैल्यू होती c/λ। अब c क्या है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट है, याद है आप लोगों को 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लैम्डा इज अ वेवलेंथ। वेवलेंथ आपको पता है मियाँ, अगर एक वेव बनती है तो करस्ट और करस्ट का फासला, ट्रफ और ट्रफ का फासला, डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट, नियरेस्ट कहते हैं करीब करीब वाले को, इनमें जो फासला है करस्ट का करस्ट से, ट्रफ का ट्रफ से, इसको आप कहते हैं मियाँ वेवलेंथ। तो अब हमने कहा हम लिखते हैं c × 1/λ। ये मियाँ c छोटा हो गया, ये ले बड़ा कर देते हैं, c × 1/λ। अब 1/λ तो बराबर है न्यू डैश के, तो मैंने लिख दिया मियाँ 1/λ की बजाय आ गया न्यू डैश। अब हमने कहा इस न्यू से जान छुड़वाएं, तो लिख दिया मियाँ यहाँ पे c न्यू डैश। मैंने कहा जगह कम है, हमने c को उठा के यहाँ लिख दिया और हमने कहा ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली ब्रैकेट के बाहर, इसका नाम है राइडबर्ग कांस्टेंट। ये कौन सा कांस्टेंट है, राइडबर्ग कांस्टेंट। ये नाम याद रखिएगा, पेपर में आ जाना एमसीक्यूज में, 1 नंबर है। अब आपने लिख दिया यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स है 1.09678 10⁻⁷ पर मीटर। और साथ अब हमने कहा कि इसका वेव नंबर कैलकुलेट कैसे करेंगे। अगर तो फर्स्ट लाइन के लिए कहेगा तो n1 1 ही रहेगा लेकिन n2 2 हो जाएगा, लेकिन अगर कहेगा सेकंड लाइन के लिए फिर थर्ड से 1 में, अगर आपको कहेगा कि थर्ड के लिए तो फिर फोर्थ से 1 में, ठीक है। तो उस लिहाज से आप देख लीजिएगा। फिर आपने कहा मियाँ n1 1 है, n2 2 है लाइमन के लिए, बाल्मर के लिए n1 2 हो जाएगा और n2 3 हो जाएगा। पास्टन के लिए आपके पास n1 तो 3 हो जाएगा, n2 4 हो जाएगा। ये ज़रा देख लीजिएगा। फिर आपने जब इसको सॉल्व किया आपने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 पे क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ये इजी सा टॉपिक था, अगर आप गौर से इसको पढ़ लेंगे तो इसको नोट कर लीजिएगा और चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि पेपरों से पहले आपके काम आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।